Hello guys, welcome you to Kyra classes. In today's video, we will study Kingdom Plantae and Animalia of Chapter 2 Biological Classification. So, let's start it. Kingdom Plantae. It includes all photosynthetic, multicellular, eukaryotic plants. तो किंगडम प्लांटी के अंदर सारे के सारे फोटोसिंथेटिक मतलब जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं, मल्टीसेलुलर मतलब बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने हैं, मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, और तीसरा यूकैरियोटिक प्लांट्स आ जाते हैं. यूकैरियोटिक का मैं आपको थोड़ा बाद में डिटेल में बताऊंगी. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंबर्स ऑफ प्लांटी आर एज फॉलोज. अब कुछ फीचर्स, कुछ कैरेक्टर्स देख लेते हैं इन मेंबर्स की, प्लांटी मेंबर्स की कुछ फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. तो फर्स्ट है, मोस्टली दे आर यूकैरियोटिक इन नेचर. ज्यादातर ये यूकैरियोटिक होते हैं. यूकैरियोटिक का क्या मतलब होता है? पहला, मल्टी सेलुलर, बहुत ज्यादा सेल से मिलकर बने हैं, मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, मल्टी सेलुलर कह रही हूं मैं. सेकेंड है यूकैरियोटिक में ही कि जो इनके पास जो ऑर्गेनल्स हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं. दैट इज एग्जाम्पल के तौर पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट एटसेट्रा. और थर्ड यूकैरियोटिक का एक और फीचर है, वो ये है कि जो इनका डीएनए या जेनेटिक मटेरियल होता है वो नेकेड नहीं होता है, वो न्यूक्लियस में ऑर्गेनाइज होता है. लेकिन वो न्यूक्लियस किससे कवर होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से. तो जेनेटिक मटेरियल इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड और न्यूक्लियस के चारों तरफ आपको क्या मिलेगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगी. सेकंड है, द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इज क्लोरोफिल. जो प्लांट्स में जो मेन पिगमेंट है, जो एसेंशियल पिगमेंट है, वो क्लोरोफिल है. और क्लोरोफिल क्या करता है? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कराता है. कैसे कराता है? पहले ये ट्रैप करता है सनलाइट को. तो फर्स्ट अगर मैं प्रोसेस की बात करूँ, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करूँ, तो कुछ स्टेप्स हैं इसमें. तो फर्स्ट है ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल. तो क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप करता है. सेकेंड, अब जो आपकी सनलाइट है या लाइट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. थर्ड है वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिट होना, टूटना. और फोर्थ स्टेप है आपका फोटोसिंथेसिस का, कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस होता है और क्या बनाता है? आपका कार्बोहाइड्रेट या सिंपल शुगर कह सकते हैं, या एक और चीज कह सकते हैं ग्लूकोज. एंड ग्लूकोज का आपको केमिकल फॉर्मूला पता होगा, इट इज C6H12O6. क्लोरोफिल जो है वो प्लांट्स को ग्रीन कलर भी प्रोवाइड करता है. तो अगर मैं कहूँ प्लांट्स आपको ग्रीन क्यों दिखते हैं, तो वो इसी पिगमेंट की वजह से दिखते हैं, क्लोरोफिल की वजह से. तो दो चीजें आ रही हैं, क्लोरोफिल के दो फंक्शन हो रहे हैं, एक फोटोसिंथेसिस में, दूसरा आपका प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है. थर्ड है, देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. जो इनकी सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है, ठीक है, और ये एक्चुअली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को, सेल वॉल, और प्रोटेक्शन देता है. और किसकी बनी होती है सेल वॉल? सेलुलोज की बनी होती है. तो सेल वॉल के क्या फंक्शंस हो गए कि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, कोई भी इंजरी कुछ भी उससे. और ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है. नेक्स्ट है, फोटोसिंथेसिस हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ द फूड. तो फोटोसिंथेसिस का क्या काम होता है? खाना बनाना, सिंपल. सिंथेसिस ऑफ द फूड कह सकते हैं या प्रिपरेशन ऑफ फूड कह सकते हैं. तो फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब लाइट, सनलाइट हो गई. सिंथेसिस का क्या मतलब हो गया? टू मेक और टू प्रिपेयर. तो सिंपल अगर मैं कहूँ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो फोटोसिंथेसिस सबको पता होगा कि इसका मतलब होता है खाना बनाना, ठीक है. नेक्स्ट है, रिप्रोडक्शन कैन बी सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल. रिप्रोडक्शन इसमें दो तरह से हो सकते हैं. एक हो सकता है सेक्सुअल हो सकता है, जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं. एसेक्सुअल भी हो सकता है. एसेक्सुअल का हमने पहले भी थोड़ा पढ़ा है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और ये सब, है ना. तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या जाता है आपका? यही फ्रेगमेंटेशन, कटिंग, और यू कैन से बडिंग एटसेट्रा, ठीक है. They exhibit the phenomena of alternation of generation, that is diploid sporophyte and haploid gametophyte. अब इसमें ना ये जो किंगडम प्लांटी है ये एक प्रोसेस अपने अंदर रखती है, या एक प्रोसेस के थ्रू चलता है इसकी लाइफ साइकिल. तो उस फिनोमेना को कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन.
तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कह सकते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ लाइफ साइकिल दैट हैव डिस्टिंक्ट हैप्लॉइड सेक्सुअल एंड डिप्लॉइड एसेक्सुअल स्टेजेस। तो ये जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, इसमें दो स्टेजेस आ जाते हैं। तो पहला स्टेज है आपका हैप्लॉइड सेक्सुअल और दूसरा इसमें डिप्लॉइड एसेक्सुअल। ठीक है, तो बेसिकली ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, एक लाइफ साइकिल का ही टाइप है, जो कि दो कह सकती हूँ दो स्टेजेस में डिवाइडेड है, एक है सेक्सुअल और एक है एसेक्सुअल। ठीक है, अब इन्होंने बताया है कि दैट एग्जिबिट द फिनोमेना ऑफ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दैट इज डिप्लॉइड स्पोरोफाइट एंड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। तो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट से क्या मतलब होता है? डिप्लॉइड स्पोरोफाइट से मतलब होता है डिप्लॉइड मल्टी न्यूक्लियर स्टेज। दैट मीन्स, इसका क्या मतलब होता है, जैसे अगर मैं कहूं कि डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो वो कैसे बन रहा है? अब आपको ये तो पता है कि जाइगोट के अंदर फिर डिविजन्स होते हैं, एम्ब्रियो बनता है ना। तो सिंपल अगर मैं बात करूं कि एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट जब कंबाइन करता है तो जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, तो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट के अंदर क्या होता है, इट डेवलप्स फ्रॉम द जाइगोट produced when a haploid egg cell is fertilized by a haploid sperm। इसका क्या मतलब हुआ, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट कैसे बनता है? ये ऐसे बनता है कि जब जाइगोट बनता है। ठीक है, जाइगोट किससे बन रहा है? जब फीमेल गैमीट, जैसे फॉर एग्जांपल एग है, फीमेल गैमीट है, लेकिन जो उसका क्रोमोसोम नंबर है वो हैप्लॉइड है, तो मैं कह सकती हूँ वो एग सेल या ओवम हैप्लॉइड है। ठीक है, दैट मीन्स उसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो n है। ठीक है, और अगर मैं मेल गैमीट की बात करूं, जैसे स्पर्म की बात करूं, तो वो क्या है, वो भी आपका मेल गैमीट क्या है, हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड आपका मेल जर्म सेल या गैमीट है और फीमेल गैमीट भी आपकी हैप्लॉइड है। ठीक है, तो जब ये हैप्लॉइड एग सेल ओवम फीमेल का मेल जब आके इससे फ्यूज करता है, ठीक है, तो मेल गैमीट भी आपका हैप्लॉइड है, स्पर्म। तो जब ये आके एक दूसरे से फ्यूज होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तब जाके क्या बनता है, जाइगोट बनता है। अब जाइगोट का जो नंबर है क्रोमोसोम, वो क्या हो जाएगा, n जो है वो हैप्लॉइड फीमेल गैमीट से भी आ रहा है, दूसरा n आपका हैप्लॉइड मेल गैमीट से आ रहा है, तो दोनों n जब आपस में मिलते हैं तो 2n बन जाता है। तो उस स्टेज को मैं क्या कहती हूँ, डिप्लॉइड स्टेज। ठीक है, तो इसमें यही बताने की कोशिश की है कि डिप्लॉइड स्पोरोफाइट कैसे बना, ये जाइगोट से बनता है। तो जाइगोट 2n हो गया, अब 2n से आपका स्पोरोफाइट बनेगा, तो हर स्पोरोफाइट के पास क्या आ जाएगा, 2n। ठीक है, और वो 2n कैसे आ रहा है, एक जो आपका हैप्लॉइड मेल गैमीट है जो n लेके चल रहा है, ठीक है, एक हैप्लॉइड मेल गैमीट हो गया जो एन लेके चल रहा है, एक दूसरा हैप्लॉइड फीमेल गैमीट हो गया जो एन लेके चल रहा है। अब दोनों आपस में मिले तो 2n बन गया, तो जाइगोट इस तरह से 2n बना, डिप्लॉइड बना। अब इसी जाइगोट से आपका क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा। तो ऑब्वियस बात है, स्पोरोफाइट भी डिप्लॉइड हो गया, इसलिए मैं से कह रही हूँ डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। ठीक है, क्यों? क्योंकि because each sporophyte cell has a double set of chromosomes, one set from each parent। ठीक है, अब समझ में आ गई होगी आपको शायद ये बात। नेक्स्ट इन्होंने बोला है हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। अब हैप्लॉइड गैमेटोफाइट क्या होता है ये देख लेते हैं। It is a haploid multicellular organism that develops from a haploid spore that has one set of chromosome। तो ये एक हैप्लॉइड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कैसे डेवलप होता है, जो डेवलप होता है एक हैप्लॉइड स्पोर से। तो हैप्लॉइड स्पोर के पास तो क्रोमोसोम नंबर n ही रहेगा। ठीक है, तो वो अगर सिंपल हैप्लॉइड से बन रहा है, तो वो ऑर्गेनिज्म अगर सिंपल n नंबर ऑफ क्रोमोसोम से बन रहा है या हैप्लॉइड स्पोर से बन रहा है जिसका क्रोमोसोम नंबर n है, तो वो ऑर्गेनिज्म भी तो हैप्लॉइड हुआ ना। तो इस वजह से मैं से कह रही हूँ हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट इज द सेक्सुअल फेज इन लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अगर बात करें सेक्सुअल और एसेक्सुअल, मैंने आपको बताया था ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक एसेक्सुअल है, एक सेक्सुअल है। तो जो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है ये आपका सेक्सुअल स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल को इंडिकेट करता है, जबकि डिप्लॉइड स्पोरोफाइट क्या है, प्लांट की एसेक्सुअल साइकिल को आपका इंडिकेट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब किंगडम एनिमेलिया के बारे में जान लेते हैं। दे आर हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक मतलब दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर फूड, दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑब्वियसली दे आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। Some of the characteristics of members of Animalia are as follows. अब कुछ characteristics या features देख लेते हैं Animalia के members की। तो first है they are multicellular organism with variable size. आपको छोटे से बहुत बड़े बड़े animals देखने को मिल जाएंगे, right? तो multicellular है obviously, बहुत सारी cells से मिलकर बने। Second, they have well developed organ system such as skeleton system, circulatory system, respiratory system, etc. इनका जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो बहुत अच्छे से वेल डेवलप्ड होता है, राइट? जैसे कि स्केलेटन सिस्टम जो बोन से मिलके बना है, सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट, ये सब आ जाता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें लंग्स आ जाता है, और भी यहाँ आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है, बहुत सारे हैं। नेक्स्ट है दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। बायलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब क्या है? जब आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बीच में से डिवाइड करोगे, बीच में से कट करोगे, तो वो बीच में से जब आप उसे कट करोगे एक ऑर्गेनिज्म को, तो इक्वल हाफ्स में बट जाएगा, तो उसे कहते हैं बायलेटरली सिमेट्रिकल। तो वो जो दो इक्वल हाफ्स होंगे वो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, बिल्कुल सिमेट्रिकल होंगे, इसलिए इसे कहते हैं बायलेटरली सिमेट्रिकल। नेक्स्ट है दे हैव वेल डेवलप्ड लोकोमोटरी ऑर्गन्स। इनके लोकोमोटरी ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड होते हैं। आप लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं ये देख लेते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन्स का मतलब होता है वो ऑर्गन्स जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने में हेल्प करता है, उसे कहते हैं हम लोकोमोटरी ऑर्गन्स, जो सिंपल हेल्प इन लोकोमोशन। अब बहुत सारे ऑर्गन्स हैं ऐसे, जैसे सीलिया, बैक्टीरिया में फ्लैजेला, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में पढ़ाया है। और क्या है आपका, विंग्स हैं बर्ड्स के, ठीक है, बर्ड्स के लेग्स हैं। तो ये सब क्या है, आपके लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं। अब रेस्पिरेशन अकर्स बाय गिल्स, बुक लंग्स, बुक गिल्स, स्किन, लंग्स एटसेट्रा। जो रेस्पिरेशन होता है वो गिल्स के थ्रू होता है, अगर सिंपल बोलूं फिशेस के अंदर। बुक लंग्स क्या होते हैं? बुक लंग्स बेसिकली आपको स्पाइडर्स में मिलेंगे, और ये इंटरनली प्रेजेंट होते हैं। ये एटमॉस्फेरिक एयर को क्या करते हैं, उसकी हेल्प से रेस्पायर करते हैं। बुक गिल्स क्या होते हैं? बुक गिल्स आपको ज्यादातर किस में मिलेंगे? हॉर्स शू क्रैब्स में मिलेंगे। बुक गिल्स क्या करते हैं? ये जो आपका वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको मतलब एक्सचेंज करते हैं गैसेस को, ठीक है। और ये बुक गिल्स क्या होते हैं, ये कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं? एक्सटर्नली, बाहर की तरफ, बॉडी के बाहर की तरफ प्रेजेंट होंगे, या फिर कह सकते हैं सिंपल फ्लैप लाइक अपेंडेजेस होते हैं बॉडी के बाहर, जिन्हें कहते हैं हम बुक गिल्स। जबकि बुक लंग्स क्या है? इंटरनली प्रेजेंट है, बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। स्किन, स्किन के थ्रू, जैसे फ्रॉग ये सब स्किन के थ्रू रेस्पायर कर लेते हैं। लंग्स के थ्रू रेस्पायर कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल में हम अपना नाम भी ले सकते हैं, ह्यूमंस, है ना। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स विद न्यूक्लियस बाउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स मिलेंगे आपको किंगडम एनिमेलिया में। अब मैंने आपको बताया था मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स के एग्जांपल, जैसे कि आपको हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हो गया, ठीक है। और न्यूक्लियस जो है वो बाउंडेड है या फिर सराउंडेड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, जैसे कि मैंने आपको प्लांट्स वाली स्लाइड में बताया था, ठीक है। नेक्स्ट है सर्कुलेशन अकर्स थ्रू ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। तो जो सर्कुलेशन है वो ब्लड के थ्रू भी हो सकता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू भी हो सकता है, और हार्ट के थ्रू भी हो सकता है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन अकर्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ द हैप्लॉइड गैमीट्स। रिप्रोडक्शन कैसे होता है? रिप्रोडक्शन होता है जब आपके हैप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं, उसके थ्रू होता है, और फिर वो हैप्लॉइड गैमीट्स आपस में मिल जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, तब क्या बनाते हैं? डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। ये सब मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था। तो रिप्रोडक्शन अकर्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ द हैप्लॉइड गैमीट्स, ठीक है, और फ्यूजन ऑफ गैमीट्स गिव राइज टू अ न्यू डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है किडनीज आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो उसमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करूं तो उसका मेन जो ऑर्गन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है किडनीज। अब देख लेते हैं कि वायरस, विरोइड्स एंड लाइकन्स क्या होते हैं।
तो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डू नॉट इंक्लूड्स वायरस, विरोइड्स एंड लाइकेंस। तो ये जो 5 किंगडम सिस्टम जो हमने पढ़ा था, जिसमें आपका मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया ये सब आया था, इनमें ये वायरस और विरोइड्स और लाइकेंस को इन्होंने इन्वॉल्व नहीं किया है। वायरसेस क्या होते हैं ये जान लेते हैं। वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैविंग इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग। तो वायरसेस नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब सेल के बने हुए नहीं है ये, और इनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में इनका स्ट्रक्चर होता है आउटसाइड द लिविंग। When they enter the living cell, they take over the machinery of living cell to replicate themselves. तो इन्हें रहने के लिए होस्ट चाहिए होता है, या मैं कह सकती हूँ ये एक लिविंग सेल में एंटर करते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंटर करते हैं और उनकी लिविंग सेल की मशीनरी को टेक ओवर कर लेते हैं और वहां पे फिर ये अपनी कॉपीज बनाते हैं, मिलियंस ऑफ कॉपीज। तो ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ढूंढते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ढूंढ के फिर ये उनकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और फिर उनकी बॉडी में एंटर होने के बाद ये क्या करते हैं, उनकी मशीनरी को टेक ओवर कर लेते हैं, मतलब हावी हो जाते हैं और बहुत सारी अपनी कॉपीज बना लेते हैं। नेक्स्ट, डीजे Ivanovsky recognized certain microbes as casual organism of mosaic disease of tobacco. तो ये साइंटिस्ट थे इवानोव्स्काय, उन्होंने रिकॉग्नाइज मतलब उन्होंने पहचाना या जाना कि कुछ माइक्रोब्स हैं जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म हैं जो टोबैको डिजीज, मतलब टोबैको डिजीज, मोज़ैक, एक टोबैको का डिजीज है जिसे कहते हैं मोज़ैक डिजीज ऑफ टोबैको, उसको कॉज कर रहा है। ठीक है, तो कह सकते हैं मोज़ैक डिजीज ऑफ टोबैको किससे हो रहा था, मतलब ये जो टोबैको का डिजीज है ये किससे हो रहा था, तो ये हो रहा था एक वायरस के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट, in addition to proteins, viruses also contain genetic material that could be DNA और RNA. तो वायरसेस के पास भी जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे मैंने आपको बताया प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में होता है, ऐसे ही वायरसेस में भी होता है। तो वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। In general, viruses that infect plants have single-stranded RNA and viruses that infect animals have double-stranded DNA. ये देखा गया है कि वायरस जो कि प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, जैसे टोबैको प्लांट हो गया आपका, ठीक है, और कोई प्लांट है आपका, कॉटन प्लांट है या जो भी है, अगर कोई वायरस उसको इन्फेक्ट कर रहा है प्लांट को, तो वो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ठीक है, और जो वायरस एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है उसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखा गया है। Some common diseases caused by virus are common cold, influenza, AIDS, smallpox, leaf rolling and curling. कुछ कॉमन डिजीजेस हैं जो वायरस से होती हैं और उनके नाम दे रखे हैं उन्होंने, जैसे कॉमन कोल्ड है वो वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, एड्स जो है वो वायरस से होता है, स्मॉल पॉक्स, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, ये सब क्या होते हैं, ये कुछ कॉमन डिजीज हैं जो वायरस के थ्रू होती हैं। नेक्स्ट है बैक्टीरिया फीडिंग वायरस आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। जो वायरस बैक्टीरिया को फीड करता है या बैक्टीरिया को खाता है या उसे कहते हैं हम बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफेज या फाज। नेक्स्ट है viroids are discovered by Theo Diener as new infectious agent smaller than virus causing potato spindle tuber disease. ठीक है, they are free RNA without protein coat. तो विरोइड्स जो हैं उन्होंने जो विरोइड्स भी क्या होते हैं, ये स्मॉल पार्टिकल्स हैं। जैसे वायरस थोड़ा बड़ा है तो वायरस से अगर छोटे छोटे और पार्टिकल्स की बात करूं वायरस जैसे ही, तो वो हैं आपके विरोइड्स। अब विरोइड्स को किसने डिस्कवर किया था, इसे डिस्कवर किया था टीओ डीनर ने एज न्यू इन्फेक्शियस एजेंट। एक नया इन्फेक्शियस एजेंट उन्हें लगा वायरस के बाद, ये जब डिस्कवर हुआ कि तो वायरस से भी छोटा है और ये क्या करता है, ये कॉजिंग पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ये पोटैटो में आलू में क्या करता है, एक डिजीज कॉज करता है जिसे कहते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर। ठीक है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कहा जाता है। दे आर फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट। ये मैंने कहा ना आपको, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है अगर इन्फेक्ट कर रहा है प्लांट को, अगर एनिमल को इन्फेक्ट कर रहा है तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। तो ये विरोइड्स जो हैं ये फ्री आरएनए होते हैं, इसके अंदर इनका कोई प्रोटीन कोट
नहीं होता है, तो फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट। नेक्स्ट है लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। लाइकेंस क्या होते हैं? लाइकेंस जनरली एक कॉम्बिनेशन है या एसोसिएशन है, या मैं कह सकती हूँ सिंपल बायोलॉजिकल इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं। एक बायोलॉजिकल इंटरेक्शन है दो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, जैसे कि एल्गी हो गया एक ऑर्गेनिज्म और दूसरा हो गया फंजाई। ठीक है, द एल्गल पार्ट इज कॉल्ड फाइकोबायोन्ट एंड फंगल पार्ट आर कॉल्ड माइकोबायोन्ट। तो एल्गल पार्ट, जो एल्गी वाला पार्ट है उसे कहते हैं फाइकोबायोन्ट, और जो फंगल या फंगस वाला पार्ट है उसे कहते हैं माइकोबायोन्ट। दे आर गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर एज दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। ये एक तरह से पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह काम कर सकते हैं, या मतलब कहा जा सकता है कि दे आर गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, बताते हैं कि यहाँ पॉल्यूशन इंडिकेटर मतलब पॉल्यूशन को इंडिकेट करते हैं, क्योंकि ये पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं कर सकते हैं। अब जरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम वायरस का। तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज देखते हैं, जो बैक्टीरिया को इन्वेड करता है या इन्फेक्ट करता है, वो कौन सा वायरस है वो आपको इस स्ट्रक्चर में मिलेगा। फर्स्ट आप देख सकते हो इसमें हेड दिख रहा है आपको क्रिस्टल फॉर्म में, ठीक है, हेक्सागोनिक मतलब 6 साइड्स दिख रही होंगी आपको हेड में। तो इस हेड के अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, लेकिन यहाँ पे शो किया हुआ है कि हेड कंटेनिंग डीएनए, ठीक है। फिर नीचे वो नेक में आपको दिख रही है कॉलर, ठीक है। फिर आपको और देख रहे हो आप एक शीथ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, रेक्टेंगुलर सा लंबा सा, ठीक है। नीचे आपको दिख रहा होगा बेस प्लेट है, और बेस प्लेट के साथ बेस प्लेट के अंदर से निकल रहे हैं टेल फाइबर्स, ठीक है। तो ये है सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज कौन सा वायरस है? वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। अब थोड़ा कैप्सिड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये आरएनए है, कैप्सिड आपको दिख रहा है, प्रोटीन कोट, ठीक है। कैप्सिड प्रोटीन सब यूनिट, मतलब कैप्सिड क्या होता है? प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी ये जो ग्रीन कलर की आपको दिख रही है ना, ये क्या है? आपकी प्रोटीन सब यूनिट है। तो बहुत सारी प्रोटीन जब आपस में मिली तो उन्होंने क्या स्ट्रक्चर बना लिया? कैप्सिड का स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कैप्सिड, ठीक है। और उसी आपको कैप्सिड के आरएनए कॉइल दिख रहा है आपको, आरएनए किस तरह से कॉइल है, और फिर आरएनए के बाद वो कैप्सिड वाला प्रोटीन कोट दिख रहा है, ठीक है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ कैप्सिड। तो आज की वीडियो में चैप्टर खत्म हो गया है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेरी, सजेशन, कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ओके, थैंक you for watching and please subscribe my channel for more videos. Thank you.